हेलो एमर्स। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आगे के टॉपिक्स को। तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, आज जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो उससे पहले हम लोग थोड़े बहुत जो टॉपिक्स है जिनके अंदर अनक्लियरिटी नज़र आ रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है एग्जैक्ट, उनको हम लोग पहले डील कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या प्रोस्पेक्टा रहा, क्यों ऐसा सोचा मैंने, तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। क्योंकि देखो यार, बायोलॉजी के अंदर हम जब बढ़ रहे हैं आगे की ओर, तो मेरा मानना यह है कि हम पढ़ते वक्त क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे किसी भी टर्म को लेके। बिकॉज अगर हम क्लियर नहीं रहेंगे हर टर्म को लेके, तो फिर वो हमारे लिए धीरे धीरे करके डाउट बनाते जाएगा और आगे जाके वो ज़्यादा बड़ा डाउट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जब हम लोगों ने बात किया था कैलिक्स के अंदर, कोरोला के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने एस्टिवेशन की बात की थी, तो वहीं पे मैंने बोला था कि जो कैलिक्स होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कोरोला जो होता है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था एस्टिवेशन की। तो अगर हम बात करें कैलिक्स के बाद कोरोला और कोरोला के बाद एस्टिवेशन, तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आखिर हम लोगों ने कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट क्यों किया था, कोरोला को सी से क्यों रिप्रेजेंट किया था, और इसके पहले तो हमने किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया था। ठीक है, तो आखिर के और सी क्यों आया, और एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। एस्टिवेशन का मतलब ये होता था कि एक सेपल का दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में कैसा अरेंजमेंट है, या एक पिटल का दूसरे पिटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है, तो एस्टिवेशन तो आप समझ गए थे, ये एक सिंपल अरेंजमेंट बता रहा था। ठीक है ना, अरेंजमेंट बता रहा था किसका, एक सेपल का दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, कि एक सेपल दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में कैसा है, और या एक पीटल दूसरे पीटल के रिस्पेक्ट में कैसे रखा गया है, या कैसे अरेंज है, या कैसे वहां पे व्यवस्थित है। तो के और सी वाला मामला। और इस सेपल को हम लोगों ने बोला था कि सेपल हम लोग प्यार से बोलते हैं, एक्चुअल में सेपल क्या है, एक्चुअल में सेपल है कैलिक्स है, यानी कैलिक्स को हम लोग प्यार से सेपल बोलते हैं। और पीटल हम किसके प्यार, मतलब कोरोला को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कोरोला को ही हम लोग प्यार से पिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई, ये पहला डाउट, दूसरा डाउट, और तीसरा डाउट जो आपको बार बार आ रहा होगा, वॉल्स। पहली बात, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्स। ठीक है ना, बार बार प्रोनाउंसिएट मेरे द्वारा ही गलत कर दिया गया होगा, आई होप किया नहीं गया होगा, किया था मैंने, तो वॉल्स इसको बोलते हैं, वॉल्स। ठीक है ना, अच्छा वॉल्स बोलते हैं। वॉल्स है क्या एक्चुअल में, अगर बात की जाए तो वॉल्स क्या है, अगर देखा जाए तो वॉल्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप। अगर सिंपल समझोगे तो ये ग्रुप है या अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब समझो, तो वर्ड्स को मैं एकदम सिंपल सिंपल बोल दूं तो गुच्छा बोलूंगा, ऐसे बोल दो तो गुच्छा, अगर ऐसे बोलो तो गुच्छा बोलो। गुच्छा है, ग्रुप है या अरेंजमेंट, तीनों में से कुछ भी बोलो, बात एक ही है वर्ड्स की। तो वर्ड्स मतलब या तो ग्रुप बोल लो, या तो गुच्छा बोल दो, या तो अरेंजमेंट बोल दो, सबसे सटीक आप गुच्छा बोलो इसको। ठीक है, यानी जब मैं बोल रहा हूं कि सेपल, तो सेपल को मैंने बोला था ना, सेपल इज द सॉरी कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ, कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ, इज द ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल। या इसी को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, या ऐसे अगर इसको मिला के बोले, तो मैं बोलूंगा वॉल्स ऑफ सेपल, सेपल इज, वॉल्स ऑफ सेपल इज कैलिक्स, कैलिक्स। उसी तरीके से मैं बोलता हूं कि ग्रुप ऑफ पिटल इज कॉल्ड कोरोला, या उसी को आप टेक्निकल टर्म में बोल दो, वॉल्स ऑफ पिटल, पिटल इज कोरोला। ठीक है, अब इसका मतलब समझना, मतलब एक सेपल है, सॉरी एक अगर केवल और केवल बोलते हो कैलिक्स, मतलब वहां पे तो एक सिंगल सेपल है तो उसको सेपल ही बोलोगे, लेकिन जब वो गुच्छा बना लेगा, यानी ग्रुपिंग में कर लेगा, यानी ग्रुप बन जाएगा, तो उसको वॉल्स बोलेंगे। और मतलब वही वॉल्स बन जाता है, तो गुच्छा बना लिया, गुच्छा मतलब वॉल्स, और वॉल्स किसका, गुच्छा किसका, सेपल का, तो वही कैलिक्स कहलाएगा। इसी तरह गुच्छा किसका, पिटल का, क्या कहलाएगा, कोरोला। अच्छा वॉल्स मतलब गुच्छा बना, गुच्छा मतलब क्या हुआ, ग्रुपिंग ही तो किए हैं, सब एक साथ एक जगह पे इकट्ठा ही तो हुए हैं, समूह ही तो बनाए हैं, इसीलिए वॉल्स का मतलब यहाँ पे ये समझ लेना। और थोड़ा सा अगर ऑथराइज तरीके से देखो तो अरेंजमेंट है, ये व्यवस्थित किया गया है, यानी एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को फिर चौथे को एक व्यवस्था के अनुसार
अरेंज कर दिया गया है, एक व्यवस्था बना दी गई है उनके वहाँ पे रहने की, तो वो अरेंजमेंट भी तो एक प्रकार से ग्रुप का ही तो पार्ट है भाई। एक सिंगल आएगा तो उसका अरेंजमेंट तो होगा नहीं, एक सेपल तो उसका कोई अरेंजमेंट थोड़ी ना होगा भाई। वो एक सिंगल है तो अब 3-4 होते तब ना हमको अरेंजमेंट करना होता। जैसे मान लीजिए आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आप रह रहे हैं, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की मतलब अपने आप को रहने के लिए अरेंज करना पड़ेगा या नहीं ना। अगर कोई बाहर से आ रहा है या 2-3-4 लोग हैं तब उनके लिए अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि उनको यहाँ पे रहना है, उनको यहाँ पे रहना है। दैट मीन्स कि जब भी हम नंबर्स पढ़ाएंगे यानी सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे तब जाके अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में अरेंजमेंट जो चिल्ला रहा था वो बात वही थी कि ग्रुपिंग है या गुच्छा है। ठीक है, तो ये वाला वर्ड्स वाला पहला क्लियर हो जाना चाहिए, तब मैं के और सी को करेक्ट कराता हूँ आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वर्ड्स मतलब सिंगल बात कि ये गुच्छा है, ग्रुप है। तो अगर हम किसी का भी क्या बोलते हैं, अगर हम बोल देंगे वर्ड्स ऑफ सेपल दैट मीन्स कैलिक्स, वर्ड्स ऑफ पेटल दैट मीन्स कोरोला। ठीक है ना, वर्ड्स मतलब गुच्छा। एक सेपल है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल सेपल होगा। लेकिन अगर वो गुच्छा बना लेगा, कई सारे सेपल हो जाएंगे, गुच्छे में आ जाएंगे, तो उसी को हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। अब ऐसे भी कैलिक्स हम बोलते ही गुच्छे को है। ठीक है ना, बहुत सारी ग्रीन पत्तियां जब नीचे रहेंगी जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, तो वो गुच्छे में रहती है, तभी तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स बोलते हैं। और फिर वैसे ही बहुत सारी पंखुड़ियां जो होती हैं साइड में नजर आती हैं, तो बहुत सारी पंखुड़ियों का क्या होता है, समूह होता है ना। मतलब एक पंखुड़ी तो होती नहीं है, कई सारी पंखुड़ी होती है, यानी पंखुड़ियों का क्या होता है, गुच्छा होता है या समूह होता है या व्यवस्था होता है, तो उसी को हम लोग वर्ल्स बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया बात कि वर्ल्स क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे के और सी क्यों लिया गया। ठीक है ना, तो एक्चुअल में के और सी के लेने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं इसको मिटा दूं। तो के और सी का कारण समझिएगा। एक्चुअल में के और सी मैंने इसलिए लिया था बिकॉज हम लोगों को जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल मतलब सिंपल फ्लावर। तो हम एक फ्लावर का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फ्लावर का फॉर्मूला, फ्लावर मतलब सिंपल फूल। अब उस फूल का फॉर्मूला मतलब सर सूत्र, हम उस फूल को सूत्र के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी किसी भी प्रकार का फूल होगा या फ्लावर होगा तो हम उसके अंदर एक सूत्र अरेंज करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसको ही हम लोग फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। और फार्मूला आप सबको पता है कि फार्मूला डिराइव्ड होता है साइन से, हाँ या ना, बिल्कुल भाई। फॉर्मूले के अंदर क्वांटिटीज को ली जाएगी। जैसे आप केमिकल फार्मूला देखते हो तो उसमें क्या आता है, साइन बोल दो या सिंबल बोल दो, तो मतलब समझा रहा हूं मैं। जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे CH4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये मेथेन का फॉर्मूला है। मेथेन का क्या है, फॉर्मूला है। और मेथेन के फॉर्मूले में हम लोगों ने किसका यूज किया है, CH4। तो भाई ये C क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ कार्बन एटम। H क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसा लो, बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किसी का भी जब फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन या सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो साइन या सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। इसीलिए जब मैं यहाँ पे कैलिक्स लिख रहा हूँ तो कैलिक्स के लिए मैंने क्या सिंबल यूज किया है, के, और कोरोला के लिए क्या सिंबल यूज किया है, सी। ठीक है, जबकि आप कंडीशंस को पकड़ोगे तो मैंने कल ये बताया था कि जब प्रोनाउंसिएट करूंगा तो मैं के बोलूंगा, कोरोला को सी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। मैं प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंबल्स के बिहाफ पे ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे आगे क्या लिखना है, एक फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है, यानी उस फ्लावर का फॉर्मूला लिखना है। सर फॉर्मूला लिखना ही क्यों है, ताकि हमें उसके अंदर की पूरी जानकारी मिल जाए। ओके, दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ मेथेन, और मेथेन का जब मैंने फॉर्मूला लिखा CH4, तो इससे मुझे ये पता चला कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। या एक बात और पता चली कि इसके अंदर कौन कौन से एटम है, इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। और कितने कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और एक कार्बन से चारों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने मेथेन का फॉर्मूला लिखा तो इस फॉर्मूले से मुझे कई सारे इंफॉर्मेशन मिल गए, इसके अंदर कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। जब मैंने यहाँ पे बोला सुगर, तो मैंने बोला सुगर, ये तो नाम है, ठीक है। अब नाम है सुगर, तो अब इसका मैं अगर फॉर्मूला लिख दूं तो मुझे नजर आएगा C6H12O6। तो अब मुझे ये पता चलेगा कि इस शुगर के अंदर कौन कौन से एटम कंटेंट है, मतलब इस शुगर के अंदर कौन कौन से एटम आए हुए हैं। तो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। अब कितना कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। फिर कितना हाइड्रोजन एटम है, 12 है। और कितना ऑक्सीजन है, 6 है। क्लियर।
तो जब मैं शुगर का क्या लिख दूंगा केमिकल फार्मूला, तो मुझे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम है। इसीलिए जब मैं एक फ्लावर का फार्मूला लिखूंगा तो उस फ्लावर के फार्मूले से मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इस फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है और वो किस तरीके से अरेंज है। ठीक है ना। यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले से हमको ये पता चल जाता है, फार्मूला हमको क्या क्या बताता है, किसी का भी जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हमको ये बता देता है कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए हैं। कंपोनेंट का मतलब यहाँ से आप कंपोनेंट कुछ भी बना सकते हो, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तुम अपने हिसाब से समझो। मान लो यहाँ पे कंपोनेंट ही तो मैं मानूंगा, एक एटम को मैं कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर्मूले से हमको क्या फायदा होता है कि हमको उसके कंपोनेंट की या क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, मिल जाती है, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किससे बना हुआ है। ठीक है ना। तो कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन का मतलब कि किससे मिलकर बना हुआ है, ये हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी बात हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी स्ट्रक्चर को भी हम एज्यूम कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर को भी एज्यूम किया जा सकता है। स्ट्रक्चर एज्यूम का मतलब हम अपने अनुसार मान सकते हैं कि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, जैसा नो, यानी हम उसके स्ट्रक्चर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू। इसीलिए एक फ्लावर का भी क्या लिखा जाता है, फॉर्मूला लिखा जाता है, और फ्लावर के फॉर्मूले को हम लोग फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। और जब भी आप फार्मूला यूज करोगे या फार्मूला बनाओगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूले के अंदर हम लोग हर एटम का सिंबल यूज करते हैं, उसी तरीके से फ्लोरल फार्मूले के अंदर हम लोग फ्लावर के कंपोनेंट का सिंबल यूज करेंगे, यानी फ्लावर के अंदर जो जो पार्ट्स है उन सब का हम लोग सिंबल यूज करेंगे। ओके, जब हम उनका सिंबल यूज करेंगे और सिंबल का यूज करके हम लोग जब फार्मूला बनाएंगे तो फ्लोरल फार्मूला कहलाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, टेपल और पेरिनेथ। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल में आपको यहाँ तक जो समझ में आया पहले नोट करिए, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे मिटाने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं पॉज करके मिटा रहा हूँ। चलिए देखते हैं हम फ्लावर के अंदर क्या, मतलब फ्लोरल फार्मूला हमको अगर लिखना है तो फ्लोरल फार्मूले के लिए हमको क्या क्या सिंबल्स याद होने चाहिए और कैसे लिखेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लोरल फार्मूले के अंदर जो सिंबल्स हमको यूज करने हैं। ठीक है, सिंबल्स यूज करने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स है। तो सबसे पहला, अगर मान लीजिए एक फ्लावर है तो फ्लावर का मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। तो इसके अंदर दोनों टाइप के पार्ट मौजूद होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे गोला बना के ऐसे एरो मार देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करवाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट मीन्स अभी आप समझ जाओगे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फिर अगर आप नीचे आओगे तो आप नीचे आके, मतलब अगर मान लो गोला बनाओ और इसके नीचे ऐसे प्लस बांध दो, तो ये क्या बता रहा होगा, ये फीमेल बता रहा होगा। ठीक है, फीमेल। दैट मीन्स अभी समझा, देखना ध्यान से। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर, मान लीजिए आपको पता है कि फ्लावर के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं, चार चीज़ें होती है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड जाइनोसियम। एंडोसियम जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि जाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ऐसा भी कभी कभी फ्लावर्स के अंदर देखा गया है, अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक फ्लावर ऐसा भी हो सकता है, फ्लावर भी दो टाइप का होता है इन एंडोसियम और जाइनोसियम के प्रेजेंस के बिहाफ पे। तो फ्लावर आपका या तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, ये सबको पता है। यूनिसेक्सुअल मतलब यदि इस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, या तो मेल वाला, आइदर मेल, आइदर फीमेल, मतलब सिंगल, दो होने चाहिए ना फ्लावर के अंदर, एंडोसियम और जाइनोसियम दोनों होने चाहिए, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम है और जाइनोसियम क्या है मेरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन किसी फ्लावर के अंदर सिंगल केवल क्या बोलते हैं, या तो मेल वाला प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के आधार पे हम लोग फ्लावर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो केवल मेल वाला पाया जाएगा तो फिर उसके लिए हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है ना, ये वाला। और केवल फीमेल वाला पाया जाएगा तो ये वाला। लेकिन कभी फिर क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं या कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पाया जाता है, यानी मेल और फीमेल एक साथ पाए जाते हैं, तब उनको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल के लिए हम लोग क्या साइन यूज करेंगे, नीचे प्लस, ऊपर ऐसे एरो। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि अगर मान लीजिए किसी फ्लावर के
फ्लोरल फॉर्मूले में अगर केवल ये साइन यूज किया गया तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यूनिसेक्सुअल है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है। अगर ये साइन यूज किया गया है तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और इसके अंदर भी केवल और केवल कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, फीमेल वाला। जबकि अगर मान लीजिए ऐसे करके ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर दोनों मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये 3 साइन तो आप सबको पता होंगे। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं कि वॉल्स ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल्स होते हैं। आप वॉल्स से मतलब समझ रहे हैं ना, गुच्छा। तो पूरे पार्ट्स का अगर हम गुच्छा बनाए फ्लावर का, तो मतलब फ्लावर का जो गुच्छा बनता है इनके पार्ट्स को मिला के, सिंपल जब हम 4 लोगों को मिलाएंगे तो एक गुच्छा बनेगा और उस गुच्छे से हमारा फ्लावर बनता है। सिंपल कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड जाइनोसियम, इन चारों का जब गुच्छा एक साथ मिलता है तब जाके क्या बनता है, फ्लावर। यानी इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्लावर के कितने वॉल्स होते हैं, 4। यानी कितने पार्ट्स होते हैं, वही 4 होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे नीचे से कैलिक्स की, तो अगर कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के से। तो इसीलिए मैंने इससे पहले भी रिप्रेजेंट किया था। तो के से कैलिक्स। और कोरोला है तो कोरोला को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोरोला को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से। फिर एंड्रोसियम आ गया, तो एंड्रोसियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो एंड्रोसियम और फिर उसके बाद हम देखेंगे जी आता है, जी से क्या होता है, जाइनोसियम। तो जाइनोसियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से, ठीक है। ठीक। अच्छा, जाइनोसियम भी 2 टाइप का होगा, जाइनोसियम भी 2, क्योंकि इसके ओवरी के पोजीशन के हिसाब से आप जाइनोसियम को समझ सकते हो। क्योंकि जाइनोसियम में ओवरी जो होती है वो ऐसे भी हो सकती है कि सुपीरियर हो सकती है या इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, इन्फीरियर मतलब सबसे नीचे, ठीक है ना। और एक पेरिफेरी होती है जो इक्वल होती है, ठीक है। तो पेरिफेरियल मतलब इक्वल होगी, सुपीरियर मतलब ऊपर होगी, या जिसको आप हाइपोजीनस बोलते हो। हाइपोजीनस वाला ही क्या है आपका, आपका वही सुपीरियर है जहाँ पे ऊपर होगी। तो अगर मान लीजिए जी ऐसे लिख के और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि जाइनोसियम मतलब समझ रहे हो ना, वही ओवरी की बात कर रहा है कि जाइनोसियम कैसा है, सुपीरियर है, ठीक है ना, सुपीरियर की बात कर दिया। और अगर मान लीजिए जी लिख के इसके ऊपर डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, ये इन्फीरियर है। इन्फीरियर आपका जाइनोसियम या ओवरी है। सिंपल, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होगा। सिंबल्स को याद रखेंगे, जी के नीचे अगर डैश डाला तो सुपीरियर है, जी के ऊपर डाला तो इन्फीरियर है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऊपर डाला तो इसका मतलब हमको क्या समझना चाहिए, वो इन्फीरियर होगा ना, मतलब सॉरी वो सुपीरियर होगा। नहीं, यहाँ पे आपको समझना है कि जी के नीचे डाला है तो इसका मतलब सुपीरियर है, जी के ऊपर डाला है तो इन्फीरियर ओवरी होगा इस जाइनोसियम के पास, ठीक है। तो ये मेल, ये फीमेल, ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। इतनी बातें समझ में आ गई, ये तो मेन हो गए यहाँ तक, ठीक। अब और चीजें समझिएगा। कभी कभी आपको मान लीजिए नंबर्स में लिख दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे के लिखा, के के बाद लिख दिया 5, तो के के बाद 5 लिख दिया, इसका मतलब कि एक फ्लावर के अंदर जो कैलिक्स के नंबर है वो कितने हैं, कैलिक्स के नंबर है 5, यानी टोटल कितने कैलिक्स है, 5 है। कैलिक्स 5 होने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, यानी इसके अंदर 5 ठो, यानी 5 ठो कैलिक्स का मतलब सेपल, यानी कितने सेपल हैं, 5 ठो सेपल, मतलब वही ग्रीन ग्रीन पत्तियां, टोटल कितनी है, 5 है। और पांचों से मिलके क्या बना मेरा, कैलिक्स। क्लियर है बात, वॉल्स ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो 5 ठो सेपल होंगे यहाँ पे, आई बात समझ में, तब उनसे वो कैलिक्स बना हुआ है, ठीक। लेकिन अगर ब्रैकेट डाल दिया, ध्यान देना, ब्रैकेट डाल दिया, अब ये भी समझना, अगर इस 5 नंबर को बिना ब्रैकेट के यूज किया है तो इसका मतलब वो पांचों के पांचों आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी वो फ्री वाले हैं। समझ पा रहे हैं ना। अभी आप जस्ट इसके पहले देखिए, कैलिक्स जो होते हैं फ्री भी होते हैं, फ्यूज भी होते हैं। वैसे ही कोरोला भी जो होता है आपका फ्री भी होता है और फ्यूज भी होता है, इसके बारे में आप पढ़ लिए हैं। तो अगर फ्री वाला होगा तो ब्रैकेट नहीं डालेगा, इसका मतलब 5 कैलिक्स है, यानी 5 सेपल हैं और पांचों क्या है, फ्री हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब इसी 5 के बगल में ऐसे ब्रैकेट डाल दिया, अब ब्रैकेट अगर डाल दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये पांचों क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या नोट करना होगा, अगर नंबर विदाउट ब्रैकेट, सिंपल, नंबर विदाउट ब्रैकेट डाला तो फ्री है, और नंबर इन ब्रैकेट तो क्या होगा, ये फ्यूज्ड है, ठीक है ना। तब ये कैसा होगा, तब ये फ्यूज्ड होगा,
ठीक है, ये बात ओके। अच्छा, और देखेंगे अगर हम लोग, तो ये बात समझ में आ गई। और कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे लिखा होगा के लिखा है, सॉरी यहाँ पे ऐसे मान लो सी लिखा है, सी मतलब के भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे C5 ब्रैकेट डाला, यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे लिख दिया है वो 6 लिखा है, वो भी ब्रैकेट में डाला है, और फिर ऐसे ऊपर से ऐसे डाल दिया, ऊपर से ऐसे डाल दिया। तो इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब नहीं समझते सर, वही तो समझना है। इसका मतलब है इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मतलब समझा रहा हूं मैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब पहली बात तो ये क्या है, कोरोला का साइन है। कोरोला कितना है, 5 है, और पांचों के पांचों कोरोला का मतलब पांचों पांचों पीटल, 5 पीटल से मिलके एक कोरोला बना हुआ है। और ये पांचों जो पीटल है वो क्या है, वो फ्यूज्ड है, क्योंकि ब्रैकेट लगाया गया है। वैसे एंड्रोसियम टोटल कितने हैं, एंड्रोसियम अभी आगे देखोगे, एंड्रोसियम ही पढ़ना है। एंड्रोसियम मतलब वर्ल्स ऑफ स्टामेन, यानी बहुत सारे स्टामेन मिलते हैं तो एंड्रोसियम बनता है, ठीक है ना। यानी स्टामेन का गुच्छा एंड्रोसियम कहलाता है। तो उसके अंदर स्टामेन कितने हैं, टोटल 6 हैं, और 6 के 6 स्टामेन क्या है, फ्यूज्ड है, क्योंकि ब्रैकेट लगा है। ब्रैकेट लगा मतलब फ्यूज्ड है। अब किया क्या गया है कि इस ए के और सी के ऊपर एक ब्रैकेट ऐसे डाल दिया है। इसका मतलब ये जो एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम कहाँ से कनेक्टेड है, यानी किससे निकला हुआ है, सी से। क्लियर है बात, ये बात दिमाग में रखो। यानी ये जो ए है वो किससे कनेक्टेड है, सी से। एंड्रोसियम किसके ऊपर से निकला होगा, पीटल के ऊपर से। इसका मतलब ये है। तो जब ऊपर से ऐसे डाल दिया तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये क्या है। इसका मतलब हमारे सामने ये लिखा गया है कि ये इंटरकनेक्टेड है। आई बात समझ में, ये बातें भी क्लियर हो गई, बिल्कुल। थोड़ा बहुत और देख लो इधर। अब एक प्लांट की सिमेट्री भी होती है भाई, फ्लावर की बात कर रहे हो तो फ्लावर की सिमेट्री भी हम लोगों ने पढ़ी है। फ्लावर की सिमेट्री की बात करो तो 3 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिग्नोमॉर्फिक, और क्या होता है, एसिमेट्रिक। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्टिनोमॉर्फिक मतलब इसके पास, मतलब अगर मैं बात करूं एक्टिनोमॉर्फिक की, तो एक्टिनोमॉर्फिक के कई एक्सेस होती हैं, जहाँ से हम काटे तो फ्लावर आधा आधा डिवाइडेड हो सकता है। और उसके लिए हम लोग को साइन क्या यूज किया जाता है, हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का सिंबल। वहां भी हम लोगों ने यूज किया था, बट हम लोग को समझ नहीं आता क्यों। एक्टिनोमॉर्फिक को और हम लोग क्या देते हैं, रेडियल नाम देते हैं, ठीक है ना। तो रेडियल होता है ये, रेडियल, और ये इसका साइन क्या होता है, प्लस, ठीक है ना, क्योंकि कई सारी एक्सेस होती है, इसका अर्थ ये है, ठीक है ना, कई सारी एक्सेस होती है तो इसलिए प्लस साइन से। जबकि दूसरी सिमेट्री देखी जाए जिग्नोमॉर्फिक, तो जिग्नोमॉर्फिक ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही एक्सिस होती है, यानी आधा आधा करने वाली एक ही एक्सिस होती है। और एक ही एक्सिस का मतलब एक लाइन है तो इस इधर आधा, यानी एक लाइन आएगी तो इधर आधा और इधर आधा कर देगी, यानी परसेंटेज के साइन से हम लोग जिग्नोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और एसिमेट्री के लिए हम लोग कोई साइन यूज नहीं करते हैं। तो अगर किसी फ्लोरल फॉर्मूले के बाहर या तो ये लगा है तो एक्टिनोमॉर्फिक, अगर परसेंटेज का साइन लगा है तो जिग्नोमॉर्फिक, कोई साइन नहीं लगा तो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का एग्जांपल काना, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये बात क्लियर, बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब एक और चीज देख लो, ब्रैक्ट का भी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाया जा रहा है तो आपको सिंपल लिख देना है BR, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ, यानी ब्रैक्ट मौजूद है, ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अगर EBR लिख दिया तब, तो EBR, तो ब्रैक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ब्रैक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। ब्रैक्ट के लिए BR लिखा होगा, EBR मतलब ब्रैक्ट नॉट प्रेजेंट। नंबर अगर विदाउट ब्रैकेट है तो फ्री है, नंबर ब्रैकेट में डाल दिया तो फ्यूज्ड होगा, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ परसेंटेज, फिर देखो हमेशा ना ऑर्डर आपका यही होगा, मतलब आप नीचे से लेके जाओगे, मतलब जैसे मैंने जैसे बनाया है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे ही लिखते जाओगे। तो ये फिर बनाया, फिर ऐसे कर दिया, और फिर यहाँ पे लिखा कि 5, फिर C6, A10, फिर G9, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये फ्लावर का मैंने फ्लोरल फार्मूला लिख दिया। मुझे नहीं पता कि कौन सा फ्लावर है, मैंने अपने मन से लिख दिया है, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये फ्लावर, अब देखना यहाँ पे कि फ्लोरल फार्मूला से क्या क्या है तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब देखो, एक तो जिग्नोमॉर्फिक है,
ये परसेंटेज का साइन बता रहा है कि जिग्नोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, इसके पास 5 सेपल मिलके एक कैलिक्स का निर्माण करें, यानी पे जो कैलिक्स है इसके अंदर कितने सेपल हैं, 5 कैलिक्स है। अच्छा, और कैसे हैं, फ्री हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपके पास सी यानी कोरोला। कोरोला कैसा है, कोरोला कैसा है, यहाँ पे कोरोला जो है 6 पिटल से मिलकर बना है, 6 के 6 पिटल क्या है, ब्रैकेट लगने के कारण मतलब फ्यूज्ड है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद एंड्रोसियम की बात की जाए तो एंड्रोसियम कितने स्टामेन से मिलकर बना है, 10 स्टामेन से मिलकर बना है, और 10 स्टामेन क्या है, आपस में फ्यूज है। अभी आप एंड्रोसियम समझ लोगे। फिर उसके बाद देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा है, इसके ऊपर ब्रैकेट, इसका मतलब ये जो एंड्रोसियम निकला है वो कहाँ से निकला हुआ है, कोरोला से निकला हुआ है। अगर वो नहीं यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब सिंपल समझ लेना है कि वो किससे कनेक्टेड है, तो सिंपल आपको ये पकड़ लेना है कि इसका मतलब वो थैलेमस से कनेक्टेड है, यानी वो थैलेमस से निकला होगा। लेकिन अगर ये लगा हुआ तो इसका मतलब आपको तुरंत पकड़ लेना है कि वो कहाँ से निकला हुआ है, कोरोला यानी पिटल से। अभी आगे कंडीशन समझोगे ना तो तुरंत समझ जाएगा। फिर यहाँ पे G9 लिखा है, G9 का मतलब यहाँ पे 9 पिस्टिल या कार्पेल से मिलके आपका जाइनोसियम तैयार हुआ है। एक को ही हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, इसको भी आगे पढ़ना है। और वो जो उसके अंदर ओवरी लगी हुई है, यानी हर पिस्टिल या कार्पेल के अंदर जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर है। नीचे का मतलब सुपीरियर है, ऊपर का मतलब इन्फीरियर है, यानी नीचे है ओवरी। यानी ओवरी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वर्ल्स क्या है, वो नीचे है, तो इन्फीरियर। अगर ओवरी का पोजीशन अदर वर्ल्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका सुपीरियर होगा। क्लियर है बात। तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई एक फ्लोरल फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसमें एक सिंबल को मैं नहीं यूज कर रहा हूं, उसको मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो इसको मैं यही पे अच्छा साइड में ही बता देता हूं, काम चल जाएगा आपका। तो होता है टेपल या पेरिएंथ, इसको भी समझ लो क्या होता है, टेपल या पेरिएंथ। कभी कभी किसी किसी फ्लावर के अंदर आप देखोगे तो जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कैलिक्स, यानी ये जो कैलिक्स है आपका, कैलिक्स मतलब वो ग्रीन वाली पत्ती, और कोरोला यानी जो कलरफुल पत्ती है, यानी पिटल, ठीक है ना। तो जो सेपल होगा और जो पिटल होगा लगेगा, मतलब बहुत सारे फ्लावर आपको नजर आएंगे तो उसमें कैलिक्स यानी सेपल और पिटल अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे भी आपको फ्लावर नजर आएंगे जिसके अंदर सेपल और पिटल आपस में क्या होगा, आपस में कनेक्टेड होगा, यानी एक ही में जुड़ गया होगा। तो जब कभी भी कि एक पिटल और एक सेपल आपस में कनेक्टेड हो जाता है तब उसको हम लोग टेपल बोलते हैं। सिंपल कि जब एक सेपल, टेपल का मतलब आपको तुरंत पकड़ लेना है, टेपल मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टेपल इज इक्वल टू कि एक सेपल और पिटल आपस में क्या हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं, यानी ग्रीन वाली पत्ती और कलर वाली पत्ती आपस में क्या हो गया, जुड़ गए हैं, आपस में एकदम क्या हो गया, जुड़ गए। तो एकदम जुड़ जाएंगे यानी एक साथ आ जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, टेपल बोलेंगे, ठीक है। तब एक टेपल बनेगा। अब ऐसे कई सारे टेपल बनेंगे, क्योंकि मान लो, अगर मान लेते हैं कि 5 ठो सेपल थे, 5 ठो पिटल थे, ठीक है ना, पांचों का आपस में जुड़ गए तो क्या हुआ, 5 ठो टेपल हुआ, 5 टेपल हुआ ना। और इस पांचों टेपल को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे, पेरिएंथ। सिंपल क्या है, एक टेपल मतलब एक सेपल और एक पिटल आपस में अरेंज है। ऐसे कई सारे सेपल होंगे, कई सारे पिटल होंगे तो कई सारे अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कई सारे टेपल बनेंगे। तो सभी टेपल को अगर सेमराइज कर दिया, यानी फिर से उनका गुच्छा, यानी वर्ल्स ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरिएंथ, ठीक है। तो पेरिएंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो यहाँ पे मैं पी अगर डाल दे रहा हूं तो पी से मतलब क्या होगा, पेरिएंथ, ठीक है। तो पेरिएंथ आई बात समझ में, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी अगर आपको पी डायरेक्ट डाल दे रहा है तो आपको वहां से पी भी समझ लेना है। पी का हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पेरिएंथ से। और पेरिएंथ का मतलब समझ में आ गया, टेपल मतलब कि एक सेपल और एक पिटल जब आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे कई सारे हो सकते हैं, तो कई सारे होंगे, मतलब एक सिंगल जुड़ा तो टेपल, एक सेपल एक पिटल जुड़ा टेपल, कई सारे जुड़ गए पेरिएंथ। यानी पूरे को मिला के अगर बात की जाए तो वो आपका पेरिएंथ कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पेरिएंथ क्या है, इट इज अ वर्ल्स। अब मैं बार बार वर्ल्स बात करूंगा, ग्रुप नहीं करूंगा, वर्ल्स मतलब ग्रुप ही है ये, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ टेपल, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, और उसी को हम लोग पेरिएंथ बोलते हैं। कभी कभी जो मेरा एंड्रोसियम होता है वो कोरोला से ना निकल के, दैट मीन्स वो देखो इसको निकलना चाहिए थैलेमस से, लेकिन कभी थैलेमस से नहीं निकलता, कभी कभी ये कहाँ से निकल जाता है, कभी कभी ये पिटल से निकल जाता है, और कभी कभी ऐसे फ्लावर से निकल जाता है जहाँ पे पिटल ना होकर टेपल होता है, तो टेपल से निकलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लोरल फार्मूला क्या होता है। आपने ये समझ लिया कि क्या बोलते हैं, वर्ल्स क्या होता है, ये बात भी आपने कनेक्ट कर ली।
और बाकी चीज़ें भी आपके समझ में आ गई, और क्यों हम लोग साइन का यूज करते हैं ये भी समझ लिया, टेपल और पेरियंथ भी समझ लिया। तो अब आपके पास इतनी समझ आ चुकी है कि आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर सकते हैं, यानी एंडोसियम और जाइनोसियम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो के अंदर कोई भी मिस्टेक आपको नजर आई हो वो बताइएगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, देखिए ये डाउट जो मैंने निकाले हैं ना वो खुद के माइंडसेट से निकाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक आपको अनक्लियर होंगे। ठीक है ना, तो वैसे अगर कोई और टॉपिक आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाया है या डाउटफुल है तो उसको जरूर बताइए, ताकि हम लोग इजी लेके चले। ठीक है ना, मेरा बेसिक मोटिव यही है कि हम बहुत ज़्यादा बुक के मॉडल से ना चले या बहुत ज़्यादा हाइपर लेवल पे ना चले, इसको सिंपल शब्दों में भी समझा जा सकता है। ठीक है ना, तो सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास मैं करता हूँ, और यही प्रयास चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ करते रहें, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताते रहें, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करके और ईजी बना सकूँ। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।